हस्बे हदायत ठीक 11 बजे मेरी आंख खुल गई। बाहर निकलने से पहले दोस्तों और दुश्मनों के दिमाग में झांकना जरूरी था। मैंने आराम से बर्थ पर बैठकर सबसे पहले बील मंडू की तरफ तवज्जो दी, क्योंकि मास्टर यूशे मेरे सिलसिले में सबसे ज्यादा उसे परेशान कर रहा था। इस वक्त बील मंडू समुंदर के साहिल पर तन्हा खड़ा हुआ था और अपने आइंदा प्रोग्राम के मुतालिक सोच रहा था। वो सोच रहा था, खुदा का शुक्र है कि आज कातिल का नाम और पता मालूम हो ही गया। मैं दोपहर की फ्लाइट से लाहौर जाऊंगा और शाम तक उस कातिल के रिश्तेदारों तक पहुंच जाऊंगा। वाकई ये टेलीपैथी जानने वाले शैतान से कम नहीं होते, पाताल में छुपने वाले मुजरिमों तक पहुंच जाते हैं। मैं नहीं जानता कि ये टेलीपैथी जानने वाला कहाँ है, इसी शहर में है या मुझसे हजारों मील दूर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो सोच का सफर तय करते हुए लाहौर उसके रिश्तेदारों तक पहुंच गया है। बील मंडू की सोच पड़ते ही मेरा सारा सुकून दरहम बरहम हो गया। मेरी निगाहों के सामने मेरी फूफी और जरीना का चेहरा घूम गया। उसके साथ फरजाना और पप्पू भी थे और गूंगा शीतल भी था। वो उन लोगों से मेरा पता मालूम करने के लिए और मेरे मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए उन पर जुल्म कर सकता था। मुझे ये मालूम करना था कि मास्टर यूशे मेरे लाहौर के पते से किस तरह वाकिफ हो गया। इस मकसद के लिए मुझे बील मंडू के दिमाग से चिपके रहने की ज़रूरत थी, मगर इससे पहले मुझे अपने अजीज़ों की हिफाजत भी करना थी। ये सोचकर मैंने फूफी से दिमागी राब्ता कायम किया। उस वक्त फूफी लाहौर छोड़कर शाहकोट जाने की तैयारियां कर रही थी। मैंने उनके दिमाग पर दस्तक दी तो वो खुशी से खिल गई। उन्होंने ममता भरे अंदाज में सोचा, बेटे आज इतने दिनों के बाद फूफी की याद आई है। मैंने सोच के जरिए कहा, फूफी जान, आप जानती हैं कि मैं मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारता हूँ। जब तक आप लोगों की तरफ से इत्मीनान रहता है उस वक्त तक मैं बेफिक्री से अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ रहता हूँ। अभी इसलिए याद किया कि मेरा एक खतरनाक दुश्मन शाम तक वहाँ पहुँचने वाला है। वो मुझे तलाश कर रहा है। फिलहाल मैं उसके सामने नहीं आना चाहता, इसलिए वो आप लोगों को परेशान करके मुझे सामने आने पर मजबूर करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी वक्त वो शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। शाहकोट जाना मुनासिब नहीं। जो दुश्मन आप लोगों तक पहुँच सकता है वो ये भी मालूम कर सकता है कि शाहकोट में मेरी ज़मीनें हैं, वो वहाँ भी पहुँच जाएगा। फूफी ने घबरा कर कहा, बेटा तुम ख्वामखा क्यों लोगों को दुश्मन बनाते रहते हो? अब तक ये दुश्मनी तुम्हारी ज़ात तक महदूद थी, अब ये बढ़ते बढ़ते हम तक पहुँच रही है। मुझे अपनी जान का डर नहीं। तुम खुद सोचो, मेरे साथ जवान बेटी है और तुमने मुझे फरजाना जैसी जवान औरत का सरपरस्त भी बनाया है। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। मैं तन्हा सबको कैसे संभाल लूंगी? शीतल गूंगा है, उससे तो बात करते हुए भी वहशत सी होती है। हम बड़ी देर में एक दूसरे की बातें समझते हैं। गूंगा हमारी क्या मदद करेगा? फूफी जान, वो बड़े काम का आदमी है। फिर आप खुद को तन्हा क्यों समझती हैं? आप ये तो सोचिए कि बुरे वक्त में फ़ौरन ही सोच के जरिए मैं आपके करीब आ जाता हूँ। आप किसी बात की फिक्र न करें। इन सबको साथ लेकर इसी वक्त बजरिया कार मरी चली जाएं। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। मुलाकात होने पर तफसीली गुफ्तगू होगी। इस वक्त मुझे इजाज़त दें और मेरे मशवरे पर फ़ौरन अमल करें। खुदा हाफिज़। मैंने सोच के जरिए गुफ्तगू ख़त्म कर दी, मगर चुपचाप उनकी सोच को पढ़ता रहा। मैं ये देखना चाहता था कि वो फौरी तौर पर मेरे मशवरे पर अमल करती हैं या नहीं। वो अमल कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी जवान बेटी की बड़ी फिक्र थी। उनकी तरफ से मुतमईन होकर मैंने उनसे दिमागी राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया। फिर मैंने दोबारा बील मंडू के दिमाग में झांकना शुरू किया। समुंदर के साहिल पर उसका कोई मातहत उसके करीब आते हुए कह रहा था, जनाब आपके सफ़र का सामान बांध दिया है। फ्लाइट का वक्त 2:25 है। बील मंडू ने उसे कहा कि उसके लिए खाना लगाया जाए। वो खाने के बाद वहाँ से रवाना हो जाएगा। वो ये कहता हुआ अपनी कोठी की तरफ जाने लगा। कोठी के अहाते में दाखिल हुआ तो एक सुरीली सी आवाज़ उसके दिमाग से टकराई। उसकी सोच के जरिए वो सुरीली बातें मुझ तक भी पहुंचने लगी। अंकल, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ ना? आप मुझे बहला तो नहीं रहे? नहीं बेटे, बील मंडू ने जवाब दिया, हम अभी लाहौर जा रही हैं। मैं तुम्हें इस तारीखी शहर की सैर कराऊंगा। वहाँ मेरा एक बहुत पुराना दोस्त फरहाद अली तैमूर रहता है। वो बहुत अरसे से लापता है। मैं तुम्हारे जरिए उसे तलाश करना चाहता हूँ। अंकल, मैं उसे कैसे तलाश कर सकती हूँ जबकि उसे कभी देखा तक नहीं? रोमा डार्लिंग, तुम जानती हो कि इस मुल्क की औरतें पर्दा नशीन होती हैं। हो सकता है कि फरहाद के घर की औरतें मुझसे पर्दा करें। तुम उस घर में जाओगी तो कोई एतराज़ नहीं करेगा। मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है। नहीं अंकल, अभी बताइए। आप मेरी आदत जानते हैं कि कोई बात अधूरी रह जाए तो मुझे नींद नहीं आती। बील मंडू के हंसने की आवाज़ आई। वो अपनी भतीजी को छेड़ रहा था। मैं अपनी बेटी को अभी नहीं बताऊँगा। अगर तजस्सुस पैदा हो रहा है तो तुम खुद ही सोचो। वहाँ पहुँचकर उस घर की औरतों से मेरे दोस्त फरहाद के मुतल्लिक क्या बात करोगी? वो दोनों बातें करते हुए डाइनिंग टेबल के अतराफ आकर बैठ गए। रोमा ने कहा, अगर मैं सोचने बैठ गई तो खाने में आपका साथ नहीं दे सकूंगी। नहीं बेबी, खाती भी जाओ और सोचती भी जाओ। एक वक्त में जब 2 काम कर सकती हो तो बैक वक्त 2 काम करने की आदत डालनी चाहिए। वो बैक वक्त खाने और सोचने लगी। फिर कहने लगी, अंकल, इस मुल्क की औरतें बड़ी बैकवर्ड हैं। मैं तो बहुत ही कम बातें करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि फरहाद साहब मेरे अंकल के बहुत अच्छे दोस्त हैं
مجھے بتایا جائے کہ ان دنوں وہ کہاں ہیں، میرے انکل سے وہ کیوں نہیں ملتے؟ بیل منڈو نے پوچھا۔ اگر فرہاد اسی گھر میں کہیں چھپا ہو اور وہ تمہیں نہ بتائیں تو؟ روما نے حیرانی سے پوچھا۔ انکل، جب وہ آپ کا دوست ہے تو وہ آپ سے اور مجھ سے کیوں چھپے گا؟ روما، تمہیں میرے کاروبار کے متعلق کسی حد تک علم ہے، تم یہ بھی جانتے ہو کہ دوستوں سے میرا خفیہ لین دین ہوتا رہتا ہے۔ اسی لین دین کے سلسلے میں فرہاد نے میرے 50,000 روپے رکھ لیے ہیں اور مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے۔ انکل، تب تو آپ ضرور کوئی ہنگامہ کریں گے۔ آپ کاروبار میں بے ایمانی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اگر وہاں بہت زیادہ گڑبڑ ہوگی تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بیبی، بیل منڈو ایک کہانی قلعہ ہے، جب تک تم اس قلعے میں پناہ لے رہی ہو کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تمہیں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ تم ایک عرصے سے لاہور، پنڈی، اسلام آباد اور مری کی سیر کرنے کی ضد کر رہی ہو۔ تمہاری یہ ضد بھی پوری ہو جائے گی، میرا کام بھی بن جائے گا۔ کام بہت معمولی سا ہے، تمہیں فرہاد کے گھر میں پہنچ کر فرہاد کے متعلق گفتگو کرتے وقت یہ خواہش ظاہر کرنی ہے کہ تم ان کی کوٹھی کو اندر سے دیکھنا چاہتی ہو۔ وہ دونوں کھانے کے دوران گفتگو کرتے رہے۔ میں مسلسل اس کے ذہن میں جھانک کر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ماسٹر یوشے کو میرا نام اور لاہور کا پتہ کیسے معلوم ہوا۔ 2:25 کے بعد جب وہ لاہور جانے والے طیارے میں پہنچ کر اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھ گئے تو ماسٹر یوشے نے اس کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو بیل منڈو، اس وقت تم کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو؟ بیل منڈو کی سوچ نے کہا، اس طیارے میں بیٹھا ہوں اور تمہارے شیطانی حکم کی تعمیل کے لیے لاہور جا رہا ہوں۔ میری بھتیجی روما میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں کہ مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر تم میرے ہتھے چڑھ گئے تو میں تمہیں ایسی اذیتیں دے کر ماروں گا کہ دیکھنے والے لرز جائیں گے۔ ماسٹر یوشے کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ بیل منڈو، میں جنہیں اپنا غلام بناتا ہوں وہ پہلے اسی طرح جھنجھلا کر چیلنج کرتے ہیں۔ فرہاد کی ذہانت اور چالاکیاں بتا رہی ہیں کہ وہ بھی تمہاری طرح ایک انمول ہیرا ہے۔ ایک دن وہ بھی تمہاری طرح میرا اعلی کار بن جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے سوچا کہ بیل منڈو کی سوچ کے ذریعے میں یہ معلوم کروں کہ ماسٹر یوشے کو میرا نام و پتہ کیسے معلوم ہو گیا، لیکن جلد بازی میرے لیے مصیبتیں کھڑی کر سکتی تھی۔ میں بڑے صبر سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اتفاق سے بیل منڈو نے وہی سوال کیا جو میرے ذہن میں تھا۔ ماسٹر یوشے نے اسے کہا، تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ بیل منڈو نے جواب دیا، میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو سنو، واجد نامی ایک شخص انٹیلیجنس میں ملازمت کرتا ہے۔ ملازمت سے برخاست کر دیے جانے کے بعد اس نے میرے مشورے کے مطابق انٹیلیجنس کے ایک آفیسر کے سامنے جا کر اسے سلام کیا۔ اس آفیسر نے سلام کا جواب دیا۔ میں اس کے لہجے کے ذریعے اس کی سوچ تک پہنچ گیا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے کس طرح دوسروں کے دماغ تک پہنچتے ہیں میں تم جیسے اناڑیوں کو نہیں بتا سکتا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ میں نے اس آفیسر کو اپنا اعلیٰ کار بنا لیا۔ چپ چاپ اس کی سوچ کے ذریعے معلومات حاصل کرتا رہا۔ اس کی سوچ نے مجھے بتایا کہ لاہور کے انٹیلیجنس کا ایک ڈائریکٹر سعید احمد اپنے دوست فرہاد علی کے ساتھ کراچی آیا ہوا ہے۔ وہاں انٹیلیجنس کے دفتر میں یہ رپورٹ پیش کی کہ لاہور میں ایک غیر ملکی ایجنٹ دھرم ویر ہے۔ وہ اسٹوفر نامی شخص سے چند اہم کاغذات کا سودا کر رہا تھا۔ ڈائریکٹر نے فرہاد علی کی مدد سے وہ اہم کاغذات حاصل کر لیے۔ مجرم گرفتار ہونے کے بعد جو بیان دے چکا تھا اس کے مطابق اسٹوفر ایک غیر ملکی جاسوس سمجھا گیا۔ ڈائریکٹر اور فرہاد علی اسٹوفر کے لیے کراچی پہنچ گئے۔ میں نے اس آفیسر کی سوچ کے ذریعے اسے اس بات پر راضی کیا کہ وہ ڈائریکٹر سعید احمد سے بات کرے۔ وہ ملاقات کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ سعید احمد کسی کو کچھ بتائے بغیر اچانک ہی لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس کی گمشدگی سے انٹیلیجنس والے بھی پریشان ہو گئے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے انہوں نے لاہور کے انٹیلیجنس والوں سے رابطہ قائم کیا۔ میں بھی اس رابطے سے منسلک تھا۔ اس ذریعے میں لاہور کے انٹیلیجنس کے ایک آفیسر کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اس آفیسر کے ذریعے بڑی آسانی سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہاں سعید احمد اور فرہاد علی کی رہائش کہاں ہے۔ سعید احمد کو تو انٹیلیجنس والے تلاش نہ کر سکے۔ جب بھی وہ ملے گا میں اس کے دوسرے آفیسروں کے ذریعے اس کے ذہن تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس تمام ہنگامے میں فرہاد علی کی شخصیت بہت اہم اور خطرناک ہے۔ سمندر کے کنارے ایک کاٹیج میں اس نے میرے بھیجے ہوئے 2 آدمیوں کا جو حشر کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر چالاک اور خطرناک ہے۔ اس کے متعلق ایک بات اور معلوم ہوئی ہے کہ وہ گونگا ہے۔ بیل منڈو کی سوچ نے کہا، یہ مجھے آج معلوم ہوا کہ گونگے اتنے چالاک ہوتے ہیں اور تمہارے جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے شیطان کو اپنی حرکتوں سے الو بناتے رہتے ہیں۔ ماسٹر یوشے کی ہنستی ہوئی سوچ نے کہا، غصے میں تمہاری گالیاں پیاری لگتی ہیں بیٹے، جلنا کڑنا چھوڑ دو اور نہایت شرافت سے ایک غلام کی طرح میرے کام آتے رہو، ورنہ اسی طیارے میں تمہاری کھوپڑی الٹا کر رکھ دوں گا۔ بیل منڈو کی سوچ نے کہا، تم مجھے پریشان نہ کرو کیونکہ میں تمہارے مشن پر جا رہا ہوں۔ اگر تم نے ذرا بھی کوشش کی تو تمہارے ہی کام میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ بیل منڈو کی سوچ کے ذریعے ماسٹر یوشے کا ایک طویل کہا مجھے سنائی دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں اپنے غلاموں سے کام نکالنے کے طریقے خوب جانتا ہوں۔ بے وقوف، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی بھتیجی روما کی ضد پوری کرنے کے لیے اسے اپنی مرضی کے ساتھ لے جا رہے ہو؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں تمہاری سوچ کے ذریعے کل سے تمہیں قائل کر رہا ہوں۔
कि इस मिशन में रोमा को भी साथ ले जाना चाहिए। तुम इसकी सैर व तफरीह के लिए और इस मिशन में इससे मामूली सा काम लेने के लिए जो कुछ भी सोच रहे थे वो दरअसल मेरी सोच थी। मैं चाहता था कि तुम्हारे जैसे जिद्दी और पागल के साथ तुम्हारी एक कमजोरी भी होनी चाहिए। तुम रोमा को अपनी बेटी की तरह अजीज रखते हो। अब इस मिशन के दौरान तुमने जरा भी अकड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी हसीन भतीजी को अपनी बोटियां नोचने पर मजबूर कर दूंगा। यह सुनते ही बील मंडू शदीद गुस्से में आपे से बाहर हो गया और चीख चीख कर मास्टर यूशे को गालियां देने लगा। त्यारे के तमाम मुसाफिर चौंक कर हैरानी से उसे देखने लगे। रोमा परेशान होकर उसे झिंझोड़ने लगी। अंकल क्या हो गया आपको, होश में आइए। उसके समझाने के दौरान एयर होस्टेस और स्टीवर्ड उसके करीब आ गए। अब तक बील मंडू होश में आ गया था। वो मास्टर यूशे के सामने नहीं तैयारे में बैठा हुआ था। उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। रोमा माजरत करते हुए एयर होस्टेस से कह रही थी कि उसके अंकल को कभी कभी ऐसा दौरा पड़ता है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, अब ये बिल्कुल ठीक हैं। एयर होस्टेस वगैरह बील मंडू से पूछने लगी कि उसे पुरसुकून रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो तलब करे। मैंने उसे जहनी राब्ता ख़त्म कर दिया। तमाम मालूमात मुझे हासिल हो चुकी थी। मैंने ये भी देख लिया था कि मास्टर यूशे किस तरह बील मंडू जैसे ज़िद्दी और ख़तरनाक इंसान को कठपुतली की तरह नचा रहा है। उसका हशर देखकर मैं सोच रहा था कि अगर कभी मैं मास्टर यूशे के हत्थे चढ़ गया तो मेरी क्या हालत होगी। मास्टर यूशे और बील मंडू का तरीकाकार मालूम होने के बाद मैं कैबिन से बाहर आ गया। मुझे जोर की भूख लग रही थी। बाहर आने के बाद एयर कंडीशन कोच की राहदारी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वही चहल पहल नजर आई। रेशमी आंचल लहरा रहे थे। शहाना, जमशेद और फिरोज के कहकहे कभी कभी सुनाई दे रहे थे। शबाना उनके साथ ही मगर खुश होने के बावजूद ज्यादा हंस बोल नहीं रही थी, क्योंकि फिरोज की अम्मी नरगिस और उसके वालिदैन उसे आते जाते घूर घूर कर देख रहे थे। जब मैं कैबिन से बाहर आया तो फिरोज ने मुझे मुस्कुरा कर देखा, लेकिन दोस्ताना अंदाज में मुखातिब नहीं किया। मैंने उस पर एहसान किया था। मैं उसके बुजुर्गों के सामने गुनाहगार था, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर सकता था। ट्रेन रुकने के बाद मैं बूफे कार में चला गया। वहां मैं इत्मीनान से खाता रहा और सोचता रहा। थोड़ी देर बाद नरगिस का बाप वहां पहुंच गया। उसने मेरे करीब एक कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खाली खाली नजरों से उसे तकने लगा। तब उसे याद आ गया कि मैं गूंगा हूँ। उसने इशारे से अपना सवाल दोहराया। मैंने रेल का टिकट निकालकर उसे दिखा दिया। वह टिकट पढ़ने के बाद गुस्से से उसे मेरी तरफ फेंकते हुए सोचने लगा, ये कमबख्त तो हमारे साथ पिंडी तक जाएगा। मैं तो इसे समझाने आया था कि हमारा पीछा छोड़ दे। इसकी मौजूदगी मेरी बेटी की बदनामी के दाग को और गहरा कर रही है। किसी तरह ये नजरों से दूर हो जाता तो मैं फिरोज को तन्हाई में अच्छी तरह समझा देता कि ये गूंगा एक बेज़रर इंसान था। मेरी बेटी इसके पास जाने के बावजूद पाकबाज और मासूम है, मगर ये कमबख्त सर पर मुसल्लत हो गया है। दरअसल मैं इस बात से डर रहा हूँ कि इसकी मौजूदगी में नरगिस फिर ना बहक जाए। वो नादान लड़की है। जब वो देखेगी कि वो वाकई फिरोज को हार चुकी है तो वो अपने इस मनपसंद गूंगे को अपनाने की जिद करेगी। वो इतनी लाडली और जिद्दी है कि उसकी हर जिद पर आखिरकार हमें झुकना ही पड़ता है। खुदा करे कि ये गूंगा चलती ट्रेन से गिरकर मर जाए। वह मेरे खिलाफ सोचता रहा और मैं इत्मीनान से लुकमे चबाता रहा। वो गूंगे इशारों में बात नहीं कर सकता था और अपने दिल की बात मुझे समझा नहीं सकता था, इसलिए झुंझलाकर वहां से चला गया। मैं खाने के बाद सिगरेट सुलगाकर उसके कश लगाने लगा। मेरे दिमाग में अचानक ही बात आई थी कि मुझे रफ़ाकत अली के जहन में झांककर शबाना के मुस्तकबिल के मुतल्लिक कुछ मालूम करना चाहिए। खाने के बाद बहरे ने चाय लाकर रख दी। मैं गर्मा गर्म चाय के घोंट लेकर रफ़ाकत अली की सोच को पढ़ने लगा। वो अपने कैबिन के अंदर बैठा हुआ था और उसकी बेगम आदत के मुताबिक उससे उलझ रही थी और उसे कायल कर रही थी कि नरगिस पाकबाज है और उससे अच्छी बहू चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। रफ़ाकत अली ने बेजार होकर कहा, बेगम, अगर तुम नरगिस को बहू बनाना ही चाहती हो तो उसके माँ बाप से कहो कि अभी वो 1-2 साल तक इंतजार करें। अभी मैं शबाना को अपनी बहू बनाऊंगा। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे पिंडी वाली कोठी और जुलेखा की जायदाद हासिल करनी है। जब ये सब कुछ हमें मिल जाएगा और फिरोज दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगा तो तुम नरगिस को अपनी बहू बना लेना। बेगम ने चिढ़कर कहा, मेरी भांजी किसी शौकन पर नहीं जाएगी। समझ में नहीं आता कि आप कितनी दौलत जमा करना चाहती हैं। जुलेखा बहुत चालाक है। वो अपनी जायदाद अपने बेटे आमिर के नाम करेगी। अगर आमिर इस दुनिया में नहीं रहेगा तो क्या वो जायदाद शबाना को नहीं मिलेगी? बेगम ने हैरानी से पूछा, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? अभी खुद मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। सिर्फ ये सोच रखा है कि इस दुनिया में आमिर सिर्फ थोड़े दिनों के लिए रहेगा। रफ़ाकत अली की बातें सुनकर मुझे याद आया कि वो पहले भी आमिर के खिलाफ ऐसी बात कह चुका है। वो इस बच्चे को किसी न किसी तरह अपने रास्ते से हटाना चाहता था। यहाँ मेरा काम खत्म हो चुका है। मैं पिंडी पहुंचते ही मरी की तरफ चला जाऊंगा, लेकिन अब नन्हे आमिर को खतरे में छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने फिरोज के जहन को कुरीद कर देखा। वो पूरी सदाकत से
शबाना को प्यार करता है या नहीं। वो अपने कैबिन में तन्हा बैठा हुआ शबाना के मुतल्लिक ही सोच रहा था और बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में उसे याद कर रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, क्या वाकई में दिलो जान से दोबारा शबाना को चाहने लगा हूँ? उसकी मस्बत सोच ने कहा, हाँ, मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ। मोहब्बत और शदीद होती जा रही है। अब मैं कभी शबाना के मुतल्लिक गलत नहीं सोचूंगा। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं जानता हूं कि डैडी कितने लालची हैं, मगर मैं तो नहीं हूं। मगर मेरे डैडी पूरे खलूस से शबाना को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते। उनकी नज़र सिर्फ अपनी बेवा भाभी की जायदाद पर है। हाँ, मैं जानता हूं कि डैडी कितने चालाक हैं, लेकिन मैं तो नहीं हूं। उनके लालच ने मुझे शबाना को दोबारा हासिल करने का मौका दिया है, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी बेवा भाभी की जायदाद हासिल करने के लिए नन्हे आमिर को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दें। वो परेशान होकर बोला, नॉनसेंस, ये कैसी बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं? मैं अपने डैडी के मुत्तलिक कैसी गिरी हुई बातें सोच रहा हूँ। वो इतने लालची नहीं हैं कि दौलत की खातिर एक बच्चे की जान के दुश्मन बन जाएं। मुझे ऐसी बात सोचना भी नहीं चाहिए। फिरोज के ख्यालात पढ़कर मुझे दो बातों का इल्म हुआ। एक तो ये कि शबाना को सिद्ध के दिल से चाहने लगा है। दूसरी बात यह कि वह अपने बाप को किसी कदर लालची समझता है, लेकिन उसके मुत्तलिक इतनी दूर तक नहीं सोचता। मैं फिरोज पर उसके बाप की असलियत उस वक्त तक नहीं साबित कर सकता था जब तक कि उसके खिलाफ कोई अमली सबूत ना पेश करूं। इस मकसद के लिए मैंने दोबारा रफाकत अली से सोचकर राब्ता कायम किया। वो तन्हा बैठा मंसूबे बना रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकूंगा। इस सिलसिले में मुझे अपने बेटे को राजदार बनाना चाहिए। उसकी मनफी सोच ने कहा, नहीं नहीं, ये तो और भी अहमकाना ख्याल है। अव्वल तो मुझे बेगम को ही अपना राजदार नहीं बनाना चाहिए था। मैं पहले भी उसके सामने 2-3 बार आमिर को रास्ते से हटाने की बात कर चुका हूँ। वो पेट की हल्की है। अगर मैंने नरगिस को अपनी बहू नहीं बनाया तो पता नहीं वो कब और कहाँ उल्टी सीधी बकवास शुरू कर देगी। इसीलिए मैं उसे झूठी तसल्लियाँ दे रहा हूँ कि शबाना को अपनी बहू बनाकर उसकी माँ की तमाम जायदाद हासिल करने के बाद हम नरगिस को अपनी बहू बनाएंगे। बेगम को अपने कंट्रोल में रखने के लिए मालूम नहीं और कितने उल्टे सीधे वादे करने होंगे। अब मैं फिरोज को अपना राजदार बनाकर हमाकत नहीं करना चाहता। वो एक जज्बाती नौजवान है। अभी शबाना का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। वो आमिर के खिलाफ ना तो कोई कदम उठाएगा और ना ही मुझे उठाने देगा। ये आजकल के लड़के किसी लड़की के दीवाने बनकर इस पहलू पर जरा गौर नहीं करते कि औरत से ज्यादा अहम दौलत होती है। मैं इस जज्बाती लड़के को अपना राजदार नहीं बनाऊंगा। रफाकत अली के ख्यालात पढ़कर मुझे मायूसी हुई। मैं चाहता था कि वो अपने बेटे को राजदार बनाए। इस तरह फिरोज को अपने बाप की असलियत मालूम हो जाती, लेकिन वो बूढ़ा बहुत चालाक था। अब मेरे पास एक रास्ता रह गया था कि मैं वक्तन फ़वक्तन इस बूढ़े मक्कार के ख्यालात को पढ़ता रहूं। जब भी वो कोई मुकम्मल मंसूबा बनाएगा तो मैं उसके मंसूबे पर पानी फेर दूंगा। उस वक्त मैं खामोश होकर बैठ गया। रात को पिंडी पहुंचने के बाद उन लोगों का साथ मुझसे छूट गया। मुझे किसी अच्छे होटल का कमरा किराए पर हासिल करना था। मैं उनसे अलग होकर एक टैक्सी में बैठकर एक होटल की तरफ जा रहा था और ख्याली राब्ते के जरिए ये मालूम कर रहा था कि रफाकत अली अपने काफले के साथ कहाँ जा रहा है। वो पूरा खानदान जुलेखा की कोठी में पहुंचा। मुझे उस कोठी का पता मालूम हो गया। मैं इत्मीनान से एक होटल में पहुंचा और वहां रात गुजारने लगा। मेरे दिन और रात सुकून से नहीं गुजरते। मुझे तवक्को थी कि उस रात भी किसी नागहानी हंगामे में उलझ जाऊंगा, मगर तकदीर मुझे आराम से सोने का मौका दे रही थी। इसलिए मैं दरवाजे को अंदर से बंद करके इत्मीनान से सो गया। दूसरे दिन मैं एक टैक्सी में बैठकर जुलेखा की कोठी के सामने से गुजरता हुआ मरी की तरफ रवाना हो गया। रफाकत अली के ख्यालात पढ़ने के बाद पता चला कि इस कोठी में सिर्फ खानदानी झगड़े हैं जो ट्रेन में मेरी वजह से शुरू हुए। बाकी आमिर और शबाना अभी खैरियत से हैं। रफाकत अली की समझ में नहीं आ रहा था कि नन्हे आमिर के खिलाफ ऐसा कौन सा कदम उठाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी उन पर कोई इल्ज़ाम ना आए। चूंकि रफाकत अली के जहन में कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए मैं चंद घंटों के लिए आमिर की तरफ से मुतमईन हो गया। मैंने सोचा था कि मरी पहुंचकर फरजाना से मुलाकात करूंगा और जल्द ही वापस चला जाऊंगा ताकि आमिर की हिफाजत के लिए उसके करीब रह सकूं। मैंने ख्याली राब्ते से मालूम कर लिया कि फूफी पूरे खानदान के साथ माल रोड के करीब एक कॉटेज में ठहरी हुई हैं। उनका पता मालूम करने के बाद मैं फरजाना के मुतल्लिक सोचने लगा। उसकी यादों और सोचों का मरकज उसका बेटा पप्पू था। वही उसकी दुनिया और वही उसकी ज़िंदगी था। मैंने उसके बेटे को खतरनाक दुश्मनों से बचाया था, इसीलिए वो मुतासिर होकर मेरी तन्हाइयों की शरीक बन गई। फिर कराची पहुंचकर मैंने खत के जरिए उसे मशवरा दिया था कि वो इतनी लंबी उम्र तन्हा ना गुजारे, कम अज़ कम पप्पू की खातिर किसी शरीफ आदमी से शादी कर ले। उस वक्त वो इसी बुनियाद पर सोच रही थी। मैं जज्बात में अंधी हो गई थी। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने फरहाद को अपनी तमाम उम्र का साथी समझ लिया। उसकी फूफी और जरीना से भी मालूम हुआ है कि वो वक्त की तरह कहीं नहीं ठहरता। मैं ठहरा हुआ तालाब हूँ और वो बहता हुआ दरिया। ये ठीक है कि इतनी लंबी उम्र मैं तन्हा नहीं गुजार सकूंगी।
اگر پپو نہ ہوتا تو شاید گزار بھی لیتی۔ بار بار یہی خیال آتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی خاطر کسی معقول آدمی سے شادی کر لینی چاہیے، مگر وہ آدمی فرحات کی طرح بے باک اور دلیر ہو اور اتنا فراخ دل ہو کہ میرے بیٹے کو سوتیلا نہ سمجھے۔ مگر ایسا آدمی کہاں ملے گا؟ اس نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دینے لگی۔ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ اب تک کتنے ہی لوگ مجھے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھ چکے ہیں۔ دراصل میں نے ہی توجہ نہیں دی اور ایک معقول انسان کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی۔ پرکھنے اور سمجھنے سے کوئی نہ کوئی میرے اور میرے بیٹے کا محافظ مل ہی جائے گا۔ میں کاٹیج کے قریب پہنچنے ہی والا تھا۔ اس کے خیالات پڑتے ہی میں نے فوراً ٹیکسی رکوا دی اور ڈرائیور سے کہا کہ پنڈی واپس چلو۔ ڈرائیور پلٹ کر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بہانہ کیا کہ میں اپنا ایک چھوٹا سا بیگ ہوٹل میں بھول آیا ہوں۔ ڈرائیور کو جلد ہی واپسی کی سواری مل گئی تھی، اس لیے وہ پنڈی کی طرف مڑ گیا۔ میں نے فرزانہ سے ملاقات کیے بغیر واپس جانے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ حالات کے عین مطابق تھا، کیونکہ وہ ازسرِنو کسی معقول شخص کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ اگر میں اچانک اس کے سامنے پہنچ جاتا تو اس کی یہ سنجیدگی برقرار نہ رہتی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھے پانے کی تمنا کرتی۔ اس کی بھلائی کی خاطر میں نے پھوپھی اور شیتل سے بھی ملاقات نہیں کی۔ واپسی میں پھر زلیخا کی کوٹھی کے سامنے سے گزرا اور وہاں سے رفاقت علی کے خیال کو پڑھتا چلا گیا۔ وہ شیخ صاحب کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا اور شیخ صاحب کے ایک مہرے کو پیٹنے کے متعلق یوں سوچ رہا تھا جیسے اس مہرے کی جگہ ننھا عامر کھڑا ہو، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ شیخ صاحب کی چال نے اس کے منصوبے کو بدل دیا۔ میں نے اسی ہوٹل میں پہنچ کر ٹیکسی ڈرائیور کو رخصت کر دیا اور پھر ایک کمرہ کرائے پر لے کر شام کی تفریح کا پروگرام بنانے لگا۔ دوپہر کو کھانے کا وقت ہوا تو ڈائننگ ہال میں جانے سے پہلے میں نے پھر ایک بار رفاقت علی کی سوچ کو پڑھا اور پڑھتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دماغ میں منصوبہ مکمل ہو گیا تھا اور وہ اس پر عمل کر رہا تھا۔ اس وقت کوٹھی کے بیشتر افراد شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ فیروز بھی شبانہ کو اپنے ساتھ کہیں لے گیا۔ وہاں صرف زلیخا اپنے بیٹے کے ساتھ رہ گئی۔ رفاقت علی سب کی موجودگی میں باہر گیا تھا، لیکن واپسی میں تنہا پیٹرول سے بھرا ٹین خرید کر لا رہا تھا تاکہ کوٹھی میں آگ لگا دے اور اس طرح آگ لگائے کہ زلیخا کو عامر کے ساتھ وہاں سے نکلنے کا موقع نہ ملے۔ میں تیزی سے چلتا ہوا ہوٹل سے باہر جانے لگا تاکہ فوراً ہی کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں پہنچ سکوں، لیکن باہر پہنچا تو ایک بھی رکشہ یا ٹیکسی نظر نہیں آئی اور رفاقت علی کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ پیٹرول کا ٹین لیے کوٹھی کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ وہ کوٹھی وہاں سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑ لگاتا تب بھی وقت پر پہنچ کر عامر اور زلیخا کو نہیں بچا سکتا تھا۔ اچانک ہی مجھے ہوش آیا کہ میں بدحواسی میں ایک اہم چیز کو بھول رہا ہوں۔ میں فوراً ہی دوڑتا ہوا واپس ہوٹل کے کمرے میں گیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور تمام کپڑے اتار دیے۔ پھر سوٹ کیس کھول کر اینٹی فائر لوشن کی شیشی نکالی اور اپنے بدن پر اس لوشن کی مالش کرنے لگا۔ بڑی تیزی سے یہ کام کرنے کے بعد میں نے دوبارہ کپڑے پہنے، شیشی کو جیب میں رکھا اور کمرے سے نکل کر دوڑتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا۔ ارادے نیک ہوں تو خدا مددگار بن جاتا ہے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک ٹیکسی ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ میں ٹیکسی کا اگلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کہا، نہیں صاحب، ابھی ہم کہیں نہیں جائے گا۔ میں نے فوراً ہی جیب سے 50 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں صاحب، ضرور جائے گا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں نے اسے کوٹھی کا پتہ نہیں بتایا، صرف اسلام آباد چلنے کے لیے کہا۔ وہ کوٹھی راستے میں ہی پڑتی تھی۔ جب میں کوٹھی کے قریب پہنچا تو اس کے چاروں طرف آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ لوگ اس کوٹھی کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے تھے اور آگ بجھانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت تک نرگس، شبانہ اور فیروز وغیرہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ یہ سب کچھ مجھے رفاقت علی کے دماغی رابطے سے معلوم ہو رہا تھا۔ وہ خود کو الزام سے بچانے کے لیے زلیخا کو اس وقت زبردستی کھینچ کر باہر لے آیا جب آگ پوری طرح نہیں پھیلی تھی۔ زلیخا عامر سے دور کچن میں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے چیختی ہی رہ گئی۔ رفاقت علی نے اسے کھینچ کر باہر لاتے وقت تسلی دی تھی کہ وہ عامر کو بھی آگ کے شعلوں سے بچا کر لے آئے گا، لیکن جب وہ باہر آئی تو آگ بہت بڑھ چکی تھی۔ رفاقت علی نے دکھاوے کے لیے اندر جانا چاہا، مگر لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ اب شبانہ اور زلیخا اپنی چھاتیاں پیٹ پیٹ کر عامر کے لیے رو رہی تھی، لیکن کسی میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ آگ کے شعلوں میں سے گزرتا چلا جاتا۔ اسی وقت میں ٹیکسی سے اتر کر دوڑتا ہوا اور لوگوں کو دھکے دے کر اپنے لیے راستہ بناتا ہوا کوٹھی کے دروازے کی طرف آیا۔ آگے 2 آدمیوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں خود کو ان سے چھڑاتا ہوا آگ کے شعلے میں کود گیا۔ چاروں طرف سے حیرت کی کتنی ہی چیخیں بلند ہوئی۔ کسی نے کہا، کوئی پاگل ہے، جان بوجھ کر موت کے منہ میں گیا ہے۔ مجھے پہچاننے والے پہچان کر چیخنے لگے، ارے یہ تو وہی گونگا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے نرگس کے باپ کی آواز بھی سنی، اچھا ہوا مرنے کے لیے آ گیا، اب اس کمبخت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ان کی آوازیں ڈوبتی چلی گئیں اور میں کوٹھی کے دور افتادہ حصے میں دوڑتا چلا گیا۔ کوٹھی کے اس حصے میں جہاں عامر تھا وہاں بھی آگ نہیں پہنچی تھی، مگر جلد ہی پہنچنے والی تھی۔ وہ بچہ بڑھتے ہوئے دھوئیں سے گھبرا رہا تھا اور چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ دور کھڑکی کے باہر اسے شعلے نظر آ رہے تھے۔
मैंने कमरे में पहुंचते ही उसे गोद में उठाया, उसे प्यार करते हुए तसल्लियां दी। फिर उसके कपड़े उतार कर एंटी फायर लोशन की शीशी निकाली। मैंने उसके जिस्म के एक एक हिस्से पर उस लोशन की मालिश की, उसके बालों में भी उस लोशन को लगाया। फिर उसे गोद में उठाकर उस शीशी को देखा, उसमें लोशन की थोड़ी सी मिकदार रह गई थी। मैंने उसे ज़मीन पर गिराकर ज़ाया कर दिया ताकि इस लोशन के राज को कोई ना समझ सके। फिर शीशी को एक तरफ फेंक कर कमरे से निकल गया। आग के शोले कोठी के अंदर पहुंच गए थे और अब हमारे बदन से भी लिपट रहे थे। मैंने आमिर की आंखों पर हाथ रख दिया ताकि वो अपने जिस्म से उठते हुए शोलों को देखकर फिर चीखनाना शुरू कर दे। मैं आग के शोलों पर आराम से चहलकदमी करता हुआ बैरूनी दरवाजे तक आया। दरवाज़ा जलकर इस तरह गिर पड़ा था कि बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। बाहर क़यामत का शोर बुलंद था। फायर ब्रिगेड वाले आ गए और अब दरवाजे खिड़कियों की तरफ पानी फेंक रहे थे। मैं खिड़की की तरफ आया तो बाहर खड़े हुए लोगों ने मुझे देख लिया। मेरे और आमिर के जिस्म से शोले बुलंद हो रहे थे। इसके बावजूद मैं उन्हें जिंदा और मुतहर्रिक नजर आया। मारे हैरत के सब लोग सकते में आ गए। मैं खिड़की की आहनी जाली को लात मारकर तोड़ रहा था। खिड़की की चौखट आग से जलकर कमज़ोर हो चुकी थी। चंद ठोकरों में जाली दूसरी तरफ जा गिरी। मैं आमिर को गोद में लिए उछलकर खिड़की पर आया, फिर छलांग लगाकर लहकते हुए शोलों से बाहर निकल गया। मेरे आते ही लोग घबराकर दूर भागने लगे क्योंकि मैं और आमिर अभी तक शोलों में घिरे हुए थे। फायर ब्रिगेड वालों ने फौरन ही पानी का रुख हमारी तरफ कर दिया। देखते ही देखते हमारे बदन के शोले बुझ गए, लेकिन कितनी औरतों ने चीख कर आंखें बंद कर लीं क्योंकि आग के शोलों में मेरा लिबास जलकर राख हो गया था और मैं लिबासी आदम में खड़ा था। एक पंजाबी बूढ़े ने सर से पगड़ी उतारकर मुझ पर डाल दी और आमिर को मेरी गोद से ले लिया। जब मैंने पगड़ी को खोलकर तहमत की तरह बांध लिया तो सबसे पहले जुलेखा और शबाना दौड़ती हुई मेरी तरफ आई। जुलेखा बच्चे को लेकर और उसे सीने से भींच भींच कर मुझे दुआएं देने लगी। शबाना मेरे सामने खड़ी सर उठाए बड़ी अकीदत से मुझे देख रही थी। पहले तो उसने बेख्तियार कहा, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं, किस तरह आपके एहसान का बदला चुकाऊं। फिर उसे ख्याल आ गया कि मैं गूंगा हूं। यह ख्याल आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। कैसी मजबूरी थी कि वो जुबान से शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकती थी। उसके ख्याल में मैं उसकी जुबान नहीं समझ सकता था, इसलिए वो एहसान मंदी का इजहार भी नहीं कर सकती थी। उसे क्या मालूम था कि मैं उसके दिल की जुबान सुन रहा हूं। वो कह रही थी, मेरे गूंगे फरिश्ते, तुमने मुझ पर बड़े एहसानात किए हैं। पहले तो तुमने नरगिस की झूठी मोहब्बत के तिलिस्म को तोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मेरा महबूब मुझे वापस मिल गया। दूसरा एहसान यह है कि तुमने मेरे भाई को आग के शोलों से कूद कर बचा लिया। क्या तुम वाकई फरिश्ता हो? आग तुमसे लिपट गई मगर तुम जलने से महफूज रहे। तुम्हारी गोद में नन्ना आमिर भी महफूज रहा। तुम कौन हो मेरे खामोश फरिश्ते? वो दिल ही दिल में कह रही थी। मैं अभी शबाना के साथ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। ऐसे मौका पर मुजरिम को बेनकाब करना चाहता था। इसलिए मैंने अपने दोनों हाथों से सर को यूं थाम लिया जैसे आग और धुएं में इतनी देर रहने के बायस मेरा सर चकरा रहा हो। फिरोज और जमशेद ने लोगों को हटाकर मुझे लॉन की घास पर बिठा दिया। कोई मेरे लिए पानी लाने चला गया। वो समझ रहे थे कि मेरा हलक खुश्क हो रहा है। मैं सर झुकाकर घास पर बैठते ही रफाकत अली के जहन में झांकने लगा। वो हैरान परेशान था। दूर लोगों की भीड़ में खड़ा हुआ बार बार मुझे देख रहा था और दिल ही दिल में मुझे गालियां देता हुआ सोच रहा था, पता नहीं ये कमबख्त कहाँ से मरने आ गया। मैंने कितनी मुकम्मल प्लानिंग की थी, आग भी लगाई थी और खुद को इल्ज़ाम से बचाने के लिए जुलेखा को आग से भी निकाल लाया। इस तरह मुझ पर कोई आंच ना आती और आमिर जलकर मर जाता। मगर ताज्जुब है कि ये गूंगा है कौन? आग ने इस पर असर क्यों नहीं किया? मैंने उसकी सोच में कहा, इसलिए कि सच्चाई नमरूद की आग में भी ना जल सकी। खुदा जब सच्चाई का मुहाफिज बन जाता है तो नन्हे आमिर के लिए भी आग को गुलजार बना देता है। उसकी सोच ने झुंझला कर कहा, नहीं नहीं, इस साइंसी दौर में मौजज़े नहीं होते। तो फिर ये क्या है जो आंखों के सामने नजर आया है? पता नहीं आजकल का पेट्रोल कैसा है। पेट्रोल आग भड़काता है मगर जलाता नहीं है। मगर वो पेट्रोल का टीन कहाँ से खरीद कर लाया था? 0 पॉइंट के पेट्रोल पंप से, उसने बेख्तियार सोच के जरिए कहा। फिर संभल कर सोचने लगा, मगर मैं कहीं से भी खरीद कर लाता। मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ? इसलिए सोच रहा हूँ कि अब मुझे अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेना चाहिए। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ कि एतराफ़ कर लूँ। हाँ, मैं पागल हूँ, मुझे एतराफ़ करना पड़ेगा, मैं पागल हूँ। मैंने उसकी सोच में कहकहा लगाकर उसे हंसने पर मजबूर किया। वो बेख्तियार हंसना चाहता था, फिर जल्द ही संभल गया। मगर कब तक संभल सकता था? मैं उसकी सोच में मुसलसल कहकहे लगाने लगा। मेरे कहकहे उसकी खोपड़ी के अंदर गूंज रहे थे और उसके दिमाग से सोचने समझने की सलाहियतें सलब कर रहे थे। वो दोनों हाथों से अपने सर के बालों को नोचता हुआ मजमा से दूर जाना चाहता था। मैंने फौरन ही उसके सोच में कहा, उफ, मेरे दिमाग की तरह मेरे पाँव भी लड़खड़ा रहे हैं। अरे बाप रे, मेरे पाँव तले से ज़मीन से रख गई है। इस सोच के साथ ही वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके दिमाग में अब तक मेरे ख्याली कहकहे गूंज रहे थे। ज़मीन पर गिरते ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और पागलों की तरह कहकहे लगाने लगा।
सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। फिरोज दौड़ता हुआ अपने बाप के पास पहुंच गया और उसे झिंझोड़कर पूछने लगा, डैडी, ये अचानक आपको क्या हो गया है? आप इस तरह कह कहे क्यों लगा रही हैं? लेकिन वो जवाब देने के काबिल नहीं था। मेरे मुसलसल कह कहे उसे जवाब देने का मौका नहीं दे रहे थे। मैं चाहता था कि वो इसी तरह हंसते हंसते ज़हनी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, क्योंकि अब भी वो कहकहों के दरमियान संभलने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो बिल्कुल ही निढाल हो गया और पूरी तरह मेरी सोच की गिरफ्त में आ गया, तब मैंने उसकी सोच में कहा, मैं मुजरिम हूँ, मैं मुजरिम हूँ। मैंने आमिर को जलाकर मार डालने की कोशिश की थी। खानदान के तमाम अफराद उसके अतराफ जमा हो गए। उनके अलावा सारा मजमा उसकी ज़ुबान से वो बातें सुन रहा था जो मैं उसकी सोच में कह रहा था। उसकी बेगम जानती थी कि उसका लालची शौहर आमिर को ख़त्म कर देना चाहता है, लेकिन उसकी ज़ुबान से जुर्म का इतराफ़ सुनकर वो बौखला गई और उसे झिंझोड़ कर कह रही थी, ये आप कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हैं? आप तो आमिर को बेटे की तरह चाहती हैं, शबाना को बहू बना रही हैं। जुलेखा को आपने आग से बचाया। आप एक नन्ही सी जान के दुश्मन नहीं बन सकते, होश में आइए। मैंने रफ़ाकत अली की सोच में कहा कि मेरे सामने जो औरत बकवास कर रही है, इसे एक हाथ जमाकर दूर कर देना चाहिए। इसके साथ ही रफ़ाकत अली का हाथ घूम गया। बेगम के मुंह पर एक उल्टा हाथ पड़ा और वह दूसरी तरफ घूम गई। फिर वो मेरी सोच के मुताबिक चीखने लगा, हाँ, मैं इस नन्ही सी जान का दुश्मन हूँ। तुम मुझे मेरे जुर्म का एतराफ़ करने से रोक रही हो। मैंने तुम्हारे सामने कई बार इस बच्चे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया है। मैं इस तरह इसे मारना चाहता था कि हम पर कोई इल्ज़ाम ना आए। आज मुझे मौका मिल गया था कि इसे इस कोठी में जिंदा जलाकर मार डालूं। जब तुम सब लोग शॉपिंग वगैरह के लिए चले गए तो मैं भी इस्लामाबाद जाने का बहाना बनाकर निकला, मगर जल्द ही वापस आ गया। मैंने कोठी के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया। मेरा मंसूबा मुकम्मल था। मैं आग लगाते ही कोठी के अंदर गया और जुलेखा को निकाल कर ले आया, ताकि लोग मेरी इस दिलेरी के पेश नज़र ये सोच भी ना सकें कि आग लगाने वाला मैं ही हूँ। मगर ना जाने वो गूंगा फरिश्ता कहाँ से आ पहुंचा। मैं जिस बच्चे को मारकर उसकी जायदाद हासिल करना चाहता था, उसने उस बच्चे को बचा लिया। मैं मुजरिम हूँ। मुझ पर कुदरत का ये राज खुल गया है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कोई ना चखे। मैं मुजरिम हूँ, मुझे मारो, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। फिरोज हैरानी और परेशानी से अपने बाप को देख रहा था। उसने शबाना के सामने नादिम होकर कहा, डैडी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप दौलत की खातिर एक मासूम बच्चे के कातिल भी बन सकती हैं। बेगम ने चीख कर कहा, नहीं, तुम्हारे डैडी कातिल नहीं हैं। रफ़ाकत अली ने जवाबन चीख कर कहा, हाँ, मैं कातिल नहीं हूँ, मगर एक बच्चे को कत्ल करने की कोशिश की थी। यकीन ना हो तो 0 पॉइंट के पेट्रोल पंप पर जाकर दरियाफ्त कर लो। मैंने आग लगाने के लिए वहां से पेट्रोल का टीन खरीदा था। वो खुद ही अपने मुजरिम होने का सबूत पेश कर रहा था। फायर ब्रिगेड के एक अफसर ने कहा, इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले चलो, वहां इससे तहरीरी बयान लिया जाएगा। बेगम चीख चीख कर एतराज़ करने लगी कि उसके शौहर को मुजरिम ना समझा जाए। उन्होंने फिरोज से कहा कि वो अपने बाप को इस मुसीबत से बचाए, मगर वह दूर हट कर बोला, बाप हो या खून का कोई और रिश्ता, इंसाफ से हर एक के जुर्म का हिसाब होना चाहिए। ये बड़े शर्म की बात है कि पहले हम सब ने मिलकर शबाना पर जुल्म किया और अब डैडी एक मासूम बच्चे के दुश्मन बन गए हैं। अम्मी, मैं शबाना की तरफ से डैडी के खिलाफ मुकदमा लड़ूंगा। वो शबाना का हाथ पकड़कर जुलेखा के पास आ गया। लोग रफ़ाकत अली को पकड़कर ले जाने लगे। इस दौरान बहुत से लोग मेरे पास आकर पूछ रहे थे कि आग के शोलों ने मुझ पर असर क्यों नहीं किया। उन्हें समझाने के लिए मेरे पास एक ही बात रह गई थी। मैंने अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी उन्हें दिखाते हुए इशारों में समझाने की कोशिश की कि ये बहुत करामात वाली अंगूठी है, ये मुझे बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाती है। उस वक्त तक आग मुकम्मल तौर से बुझ चुकी थी। कोठी के अफराद अंदर जाकर अपने नुकसानात का अंदाजा लगा रहे थे। कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कोठी का अंदरूनी हिस्सा और वहां का तमाम सामान महफूज था। फिरोज बड़ी इज्जत से मुझे अंदर ले गया। जुलेखा कई बार मेरी बलाएं ले चुकी थी और मेरी तवील उम्री की दुआएं मांगती जा रही थी। मैं शाम तक इनके साथ रहा, फिर दूसरे दिन मुलाकात का वादा करके अपने होटल में वापस आ गया। फिरोज, शबाना और जुलेखा वगैरह की दानिश्त में मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। मैं भी ऐसी मुश्किल सिचुएशन में हीरो बनकर खुश हो गया, मगर मैं नहीं जानता था कि ये हीरो बनना बहुत महंगा पड़ेगा। हुआ ये कि मेरे इस कारनामे की खबर दूसरे दिन अखबार में छप गई। इस वाक़े की तफसीली रिपोर्ट के लिए कितने ही अखबारी रिपोर्टर और फोटोग्राफर पहले जुलेखा की कोठी में पहुंचे। वहां फिरोज ने उन्हें मेरे होटल का पता बताया तो वो होटल में आ धमके। फिर जैसे उनके आने की खबर मिली, मैंने अपना सूटकेस संभाला और कैमरों की जद में आए बगैर होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं नहीं चाहता था कि अखबार में मेरी तस्वीर शाया होकर किसी वक्त मेरे दुश्मनों के हाथ आए। मैं वहां से निकलकर सीधा जुलेखा की कोठी की तरफ गया ताकि फिरोज को समझा दूं कि मैं कभी अपनी तस्वीर नहीं उतरवाता। वो रिपोर्टरों और फोटोग्राफरों को आइंदा मेरे पीछे न लगाए। कोठी के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। दूर उस कोठी के अहाते में एक कार आकर रुकी और उसमें से एक कवि हैकल शख्स उम्दा सूट पहने बाहर आ रहा था। उसका सर मुंडा हुआ था
उस मुंडे हुए सर को देखते ही ना जाने कैसे मेरे दिमाग में बील मुंडू का नाम लहराया। बगैर सोचे समझे इस कोठी में जाना और किसी अजनबी से सामना करना मुनासिब नहीं था। मैंने बील मुंडू के दिमाग में एहतियातन झांक कर देखा। मैं उसकी सोच के जरिए मालूम कर सकता था कि वो इस वक्त कहाँ है और मेरे लिए क्या कर रहा है। फिर मेरी एहतियात काम आ गई। बील मुंडू की सोच बता रही थी कि वो अपनी कार से उतरकर कोठी के दरवाजे की तरफ जा रहा है जहां पिछले दिन आग लगी थी। यानी दूर निगाहों के सामने वो जो मुंडे हुए सर का आदमी नजर आ रहा था वही बील मुंडू था। यक बयक मेरे असाब में तनाव पैदा हो गया। एक खतरनाक दुश्मन मेरे सर पर आ पहुंचा था। वो कैसे यहां तक पहुंच गया? वो पहुंच गया था या वो नादीदा शैतान मास्टर यूशे मेरी तरह सोच का सफर तय करते हुए मेरे सामने आ गया। चश्मे ज़दन में यह हकीकत रोशन हो गई कि मास्टर यूशे एंटीफायर लोशन के मुतल्लिक जानता था। मेरे आग से गुजरने वाला कारनामा और अखबारों में शाये होने वाली खबरों ने उसे बता दिया कि मैं कहाँ पाया जा सकता हूँ, और मैं जहाँ पाया जा सकता था वहाँ उस शैतान ने बील मुंडू को पहुंचा दिया। मैं अपनी अटैची उठाकर जुलेखा की कोठी से दूर होता चला गया। इस कोठी के अहाते में बील मुंडू की कार खड़ी हुई थी। मैं चलते चलते उसके दिमाग में झांक रहा था। वो फेरोज से बातें कर रहा था और उसे कह रहा था, मैं इटली का बाशिंदा हूँ, यहाँ आपके मुल्क की सैर करने आया हूँ। मैंने अखबार में एक हैरत अंगेज खबर पढ़ी है। उस खबर में यह बताया गया है कि इस कोठी में आग लग गई थी। किसी गूंगे आदमी ने आग के शोलों में कूदकर एक बच्चे की जान बचाई है। मैं ये पढ़कर बहुत हैरान हुआ कि एक इंसान फायर प्रूफ कैसे हो सकता है। यहाँ आकर मैंने दूसरे लोगों से भी बात की। लोग यही कहते हैं कि उस गूंगे के बदन से शोले उठ रहे थे, लेकिन वो आग की जलन से महफूज था। मैं ऐसे अजीब इंसान से मिलने आया हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप उससे मेरी मुलाकात करा दें। फेरोज ने जवाब दिया, वो गूंगा वाकई एक अजीब इंसान है, मगर अफसोस कि अभी यहाँ मौजूद नहीं। उसकी रिहाइश दलक्षा होटल के कमरा नंबर 13 में है। अगर आप वहाँ जाएं तो उससे मुलाकात हो जाएगी। बील मुंडू ने शुक्रिया अदा करते हुए फेरोज से मुसाफिया किया और वहाँ से जाने लगा। मैं इतनी दूर निकल आया था कि अब वो कोठी और बील मुंडू की कार नजर नहीं आ रही थी। मैं एक जगह रुककर सोचने लगा कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। एक बच्चे को आग से बचाने के बाद मेरे सामने बहुत सी मुसीबतें खड़ी हो गई थीं। मास्टर यूशे समझ गया था कि मैंने आग के शोलों में जो कमाल दिखाया है वह दरअसल एंटी फायर लोशन का कमाल है, जिसका फार्मूला सिर्फ एंजेला के पास था। इस हकीकत को समझने के बाद मास्टर यूशे ने जुलेखा की कोठी तक बील मुंडू की रहनुमाई की थी। अब वो बील मुंडू शिकारी कुत्ते की तरह पूरे शहर में मुझे सूंघता फिरेगा। मैं इस तनहा दुश्मन की नज़रों से बच सकता था, लेकिन मुसीबत यह थी कि इस इलाके के बेशुमार लोगों ने आग से मुझे खेलते देखा था। उनमें से कोई मुझे कहीं भी देखता तो पहचान लेता, लिहाजा वहां रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। बील मुंडू किसी भी शख्स के सहारे वहां पहुंच सकता था। अब मुझे अपनी हमाकत का एहसास हो रहा था। मुझे फिरोज के बाप को इतनी मोहलत ही नहीं देना चाहिए थी कि वो कोठी में आग लगा सकता। मैं दिलक्षा होटल के कमरे में बैठकर ही उस आग लगाने वाले के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था, मगर बदहवासी में इंसान अपनी उन सलाहियतों को भी भूल जाता है जिस पर उसे बड़ा नाज होता है। मुझे भी उस वक्त ख्याल खुआनी की बजाय सिर्फ एंटी फायर लोशन ही याद आया। अब मैं अपनी पनाहगाह से बाहर आकर सोच रहा था कि कहाँ जाऊं। आखिर मैं अपने दुश्मनों से कब तक भागता फिरूंगा। मुझ पर किसी कदर झिल्लाहट तारी हो गई। झिल्लाहट के दौरान अक्ल काम नहीं करती। उस वक्त मैंने सोचा फिलहाल मुझे ऐसी जगह पनाह लेनी चाहिए जहां मैं सुकून से बैठकर मौजूदा मुसीबतों से छुटकारा हासिल करने की तदबीर कर सकूं। मैं सोचने के दौरान किसी टैक्सी का इंतजार कर रहा था। 15 मिनट बाद मुझे एक टैक्सी मिली तो मैंने ड्राइवर को मरी की तरफ चलने के लिए कहा। ये तो मैं बहुत पहले ही फैसला कर चुका था कि फरजाना से मुलाकात नहीं करूंगा। टैक्सी पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी और मैं खिड़कियों के पार देखता जा रहा था। आध घंटे बाद मैंने टैक्सी एक जगह रुकवा दी। ड्राइवर को किराया देकर रुखसत कर दिया। मैं जिस जगह खड़ा हुआ था वहां से दूर सैकड़ों फुट की गहराई में एक छोटी सी बस्ती नजर आ रही थी। मैं रास्ता छोड़कर नशेब में उतरने लगा। मैं ऐसी ही पुरसुकून जगह की तलाश में था जो इसी दुनिया में हो मगर इस दुनिया से अलग थलग हो, जहां शहरों के रहने वाले मुहज्जब बदमाश ना पहुंच सकें। और मेरा ख्याल था कि उनका ख्याल इस छोटी सी बस्ती तक नहीं पहुंच सकता। मैं नशेब में उतरते वक्त कई बार गिरते गिरते बचा। ऐसी जगह शहर की चिकनी सड़कों पर चलने वालों के लिए अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है। इंसान को ऐसे इलाकों में भी रहना चाहिए जहां चलते फिरते उन्हें अपने जिस्म का वजन मालूम होता रहे और अपना तवाज़न कायम रखने की मशक होती रहे। पहाड़ों के नशेबो फराज में जिंदगी गुजारने वाले छोटे छोटे बच्चे मुझसे ज्यादा चाको चौबंद और फुर्तेले नजर आ रहे थे। वो खतरनाक ढलान पर इस तरह दौड़ते फिर रहे थे जैसे मैदान में खेल रहे हों। एक लड़की भेड़ और बकरियों को हाँकती हुई बस्ती की तरफ जा रही थी। पहाड़ियों में उतरने वाले बादल राजहंस की तरह अपने सफेद पंख फैलाए उस लड़की के वजूद को छूते हुए गुजर रहे थे। वो मुझसे बहुत दूर थी, वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रही थी।
लेकिन वो हसीन मंजर उस लड़की की मौजूदगी से मुकम्मल हो गया। मैं उसकी सिमत बढ़ता चला गया। बस्ती के करीब पहुंचकर हमारा दरमियानी फासला कम हो गया। मैंने उसे आवाज़ दी, ए लड़की सुनो। वो ठिठक कर खड़ी हो गई। उसने पलट कर मुझे देखा तो मैं ठिठक कर चंद लम्हों के लिए अपनी जगह पर साकित हो गया। उसकी कटोरा जैसी सी आंखों को देखते ही मुझे यूं लगा जैसे वो हिप्नोटाइज करना जानती हो। उसके देखने के अंदाज में इतनी कशिश थी कि मैं उसके करीब पहुंच गया। वो पहाड़ी आंखें थीं, शहरी जिंदगी की गलाजत और मक्कारियों से पाक। वो आंखें शबनम से धुली हुई थीं, मनाजिर फितरत से मासूमियत का दरस लेती थीं और सुबकरो बादलों की तरह दिल को छूती हुई निकल जाती। हिप्नोटिज्म का मतलब अगर सहरज़दा करना है तो वो आंखें इल्मे तनवीम से नाश न होने के बावजूद सहरज़दा कर देती थी। उसके बदन की असली रंगत में हल्के हल्के गुलाबी रंग की आमेजिश थी। मुझ जैसे अजनबी को करीब देखते ही रुखसारों के गुलाब कदरे सुरख हो गए। वो जंगल की हिरनी की तरह बेकाबू हो गई और सहमी हुई नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या इस बस्ती में कहीं डाक बंगला है? उसने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया और पलटकर बस्ती की तरफ भागने लगी। उसके भागने पर भेड़ बकरियां इधर उधर मुंतशिर होने लगी। भागते वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं जो ख्यालात की डोर थामकर दिल की धड़कनों तक पहुंच जाता हूँ, उस वक्त उसके दिल की धड़कनों का मतलब वजाहत से ना समझ सका। एक शिकारी को देखकर हिरनी भड़कती है, किसी ऐसे शख्स को जो उसके माहौल से मुख्तलिफ था देखकर वो भड़क गई। नशेब में उतरने के दौरान मैं 2 मकानों से गुजरने के बाद तीसरे मकान के पिछवाड़े रुक गया। एक बूढ़ा आदमी उस लड़की के साथ उस मकान से बाहर आ रहा था। उसने मुझे देखते ही सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा, अगर यहाँ डाक बंगला है तो मुझे वहां ले चलो। बूढ़े ने कहा, मैं डाक बंगले का चौकीदार हूँ, अगर आप कुछ ख्याल ना करें तो मुझे अपने दफ्तर का कार्ड बता दें। वो डाक बंगला सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसरों के लिए ही है। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं हूँ, सिर्फ एक मुसाफिर हूँ। शहरी हंगामों से घबरा कर यहाँ आया हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी रिहाइश का इंतजाम कर दें। उसने माजरत चाहते हुए कहा, साहब मैं मजबूर हूँ। मुझे सख्ती से यह हदायत की गई है कि मैं आम मुसाफिरों को वहाँ रहने की जगह ना दूँ। मैं परेशान होकर सोचने लगा। दरअसल मैं बड़ी खामोशी से उस पर अपनी परेशानी जाहिर कर रहा था ताकि वो मेरे चेहरे को पढ़ता रहे, और इस दौरान मैं उसे पढ़ रहा था। वो सोच रहा था, अफसरों के हुक्म पर कौन अमल करता है? दूर दूर की पहाड़ियों में जितने डाक बंगले हैं उन सबके चौकीदार दूसरे मुसाफिरों को ठहराकर उनसे किराया वसूल करते हैं। ऐसा ना करें तो 50 रुपये माहवार पर गुजारा कहाँ होता है। ऊपरी आमदनी के लिए रिश्वत लेने और अपने अफसरों को फरेब देने के तरीके मासूम देहातियों को भी आ गई हैं। मैं समझ रहा था कि फरेब और मक्कारियां सिर्फ शहरों तक हैं, मगर यह जहर बहुत दूर जंगलों तक पहुंच चुका है। असल बात यह है कि जहां इंसान के कदम पहुंचती हैं वहां बेशुमार ज़रूरतें भी पहुंच जाती हैं, और ज़रूरतें उन्हें सिखा देती हैं कि पेट के लिए रोटी, तन के लिए कपड़ा और जवान बेटी के जहेज के लिए ऊपरी आमदनी निहायत ज़रूरी होती है। मैंने ऊपरी जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाल कर कहा, मैं सिर्फ 2 दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। अगर ज़्यादा दिनों तक यहाँ रहा तो और पैसे दूंगा। 100 रुपये का नोट देखते ही उसकी बातें खिल गई। वो इतनी रकम को ठुकरा नहीं सकता था। उस नोट को देखते हुए वो सोच रहा था, यहाँ महीनों गुजर जाते हैं, कोई अफसर नहीं आता, और अब तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। यहाँ किसी अफसर के पहुंचने का अंदेशा भी नहीं, और ये तो सिर्फ 2 दिन रहेगा, फिर यहाँ से चला जाएगा। इतनी बड़ी रकम तो आज तक किसी मुसाफिर ने नहीं दी। ये सोचने के बावजूद उसने रस्मी तौर पर इनकार किया, नहीं साहब, पैसे की ज़रूरत तो हर इंसान को होती है, मगर मैं डरता हूँ कोई ऑफिसर यहाँ पहुंचा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, अगर कोई अफसर आएगा तो मैं उसे समझा लूंगा, तुम फिक्र न करो। ये कहकर मैंने नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने शुक्रिया अदा करते हुए और दुआएं देते हुए उस नोट को कबूल कर लिया, फिर मेरे साथ डाक बंगले की तरफ चलने लगा। मैंने जरा दूर जाकर पलट कर देखा तो वो लड़की हमारी तरफ देख रही थी। मेरे देखते ही वो फिर हिरनी की तरह बिदक कर भागती हुई अपनी झोंपड़ी के अंदर चली गई। अब भी उसका दिल धड़क रहा था, मगर उसके दिल में बहकने वाले जज्बात नहीं थे। वह जवान थी मगर एक नन्ही सी बच्ची की तरह सोच रही थी कि बाबा को इतना बड़ा नोट मिला है, आज तो मैं बाबा से जरूर जिद करूंगी कि मेरे लिए रेशम का सुरख जोड़ा बना दे। आखिर मैं कब तक पुराने कपड़े पहनती रहूंगी? तौबा तौबा, ये कपड़े कितने मैले हो गए हैं। इस शहर वाले बाबू ने मुझे देखकर सोचा होगा कि मैं कितनी गंदी लड़की हूँ। मैंने उस लड़की की सोच पढ़कर उसे अपने दिमाग से निकाल दिया। वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मगर मैं इस अच्छाई को मैला नहीं करना चाहता था। मैं सोचते सोचते डाक बंगले के सामने पहुंचकर ठिठक गया। वहां मुझसे पहले ही एक जोड़ा आकर आबाद हो गया था। मैं तो ये सोचकर आया था कि इस छोटी सी बस्ती का डाक बंगला वीरान पड़ा होगा और मैं यहाँ तन्हाई में बैठकर दुश्मनों से निमटने का मंसूबा बनाऊंगा। मैंने बूढ़े बाबा से पूछा, क्या यहाँ तुम्हारा कोई ऑफिसर आया हुआ है? नहीं साहब, फिल्म वाले आए हुए हैं। तुम ऑफिसरों से डरते हो और दूसरों को रहने की जगह भी देते हो। मजबूरी है साहब, आपने मेरी जवान लड़की को देखा है, मुझे उसकी शादी की फिक्र है।
अगर मैं इस तरह 4 पैसे नहीं जोड़ूंगा तो उसे कैसे दुल्हन बनाकर रुखसत करूंगा। मुझे इस डाक बंगले में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने दुनिया वालों के सामने खुद को गूंगा बनाकर रखा था। इस बस्ती में पहुंचकर इसलिए जुबान खोली थी कि वहां शहर वालों से सामना होने की तवक्को नहीं थी। अब जो डाक बंगले में थे, मैं उनके सामने गूंगा बनकर नहीं रह सकता था। उस वक्त मैंने देखा कि बरामदे में एक इजी चेयर पर एक नौजवान औरत बैठी हुई थी। उसकी खूबसूरती और उसके लिबास से पता चल रहा था कि वो फिल्म की हीरोइन है। मुझसे नजरें मिलते ही वो बड़ी लापरवाही से सिगरेट का कश लेती हुई दूसरी तरफ देखने लगी। उसे इस बात पर नाज था कि उसे सारी दुनिया देखती है, लेकिन मैंने फिर उसकी तरफ नहीं देखा। उसके करीब एक शख्स रेलिंग से टेक लगाए खड़ा था। वो मुझे देखने के बाद बूढ़े चौकीदार को सवालिया नजरों से देख रहा था। उसे इस बात पर एतराज था कि बूढ़ा एक अजनबी को वहां क्यों ले आया है। बूढ़े बाबा ने मेरे लिए डाक बंगले का एक कमरा खोल दिया। मैं कमरे के अंदर चला गया। अटैची एक जगह रखने के बाद आराम से एक कुर्सी पर बैठकर मैं बाहर होने वाली बातें सुनने लगा। इतनी दूर से बातें सुनाई नहीं दे सकती थीं, मगर मैं दिमागी समाज से सुन रहा था। हेरोइन के पास खड़े होने वाला शख्स चौकीदार से कह रहा था, मैं तुमसे पहले ही कह चुका था कि आज रात हमारी पूरी यूनिट यहाँ पहुंचने वाली है। हमें पूरे डाक बंगले की जरूरत है। फिर तुम इस मुसाफिर को यहाँ क्यों लाए हो? बूढ़े चौकीदार ने जवाब दिया, डाक बंगले में 4 कमरे हैं। 3 कमरे आप लोगों के लिए हैं। एक कमरा मैंने हत्यातन अपने किसी ऑफिसर के लिए खाली रखा था। ये शख्स जो अभी यहाँ आया मेरे ऑफिसर का रिश्तेदार है। अगर आप लोग इस बात पर एतराज करेंगे तो ये आप लोगों को भी यहाँ से निकलवा देगा और मेरी मुलाजमत भी खतरे में पड़ जाएगी। उसका जवाब सुनकर उस शख्स ने हेरोइन की जानिब देखा। हेरोइन ने हकारत से कहा, रहने दो उसे, पता नहीं कमबख्त कहाँ से आ मरा। हमारे लिए शोहरत भी मुसीबत बन जाती है, कहीं आज़ादी से घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता। तुम जाओ यहाँ से। उसने चौकीदार से जाने के लिए कहा तो वो चला गया। उस शख्स ने कहा, मेरी जान, एक अजनबी की मौजूदगी से तुम्हारी आज़ादी में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम इतनी हसीन हो कि उसकी निगाहों से मैली ना हो सकोगी। वो अपने हुस्न की तारीफ सुनकर दिल ही दिल में खुश हुई, मगर बज़ाहिर नागवारी से कहने लगी, तुमने मुझे मेरी जान क्यों कहा? 1000 बार मैंने तुम्हें समझाया है कि तन्हाई में भी मुझे इस अंदाज में मुखातिब ना किया करो। उस शख्स ने खुशामदाना अंदाज में कहा, मगर जानी, एक शौहर होने के नाते मुझे तन्हाई में यह हक हासिल होना चाहिए। वह दबी हुई तेज सरगोशी में गुस्से से बोली, अहमक ना बनो। पास वाले कमरे में कोई अजनबी आया हुआ है। अगर उसे मालूम हो गया कि मैं तुम्हारी बीवी हूं तो ये बात फिल्मी अखबारों तक पहुंचेगी। इस तरह मेरी शोहरत को धक्का पहुंचेगा। दुनिया वालों की नजरों में तुम मेरे भाई हो। भाई की तरह गुफ्तगू करो। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए सिगरेट सुलगाने लगा। फिल्मी शोहरत के लिए जरूरी है कि हीरोइन कम उम्र हो, और कम उम्री साबित करने के लिए जरूरी है कि वो गैर शादीशुदा हो। अगर शादीशुदा हो तब भी रिश्ते बदल कर अपनी शोहरत को कायम रखने के लिए दुनिया वालों से झूठ बोलना पड़ता है। मैंने उन लोगों पर लानत भेजी, दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं थोड़ी देर तक खामोशी से लेटा रहा। इसके बाद चुपके चुपके बील मुंडू के दिमाग में झांकने लगा। वो अब तक मुझे तलाश कर रहा था। फिर उसके बताए हुए पते पर वो होटल भी गया। वहां जाकर उसे पता चला कि अखबारों के रिपोर्टर और फोटोग्राफर भी उस गूंगे को तलाश कर रहे थे। होटल के बैरन ने उन्हें बताया कि वो गूंगा सुबह अपने कमरे में मौजूद था, लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि बहुत से लोग उसे मिलना चाहते हैं तो पता नहीं क्यों वो घबरा सा गया और किसी वक्त होटल के पिछले दरवाजे से निकलकर चला गया। बील मुंडू वहां से मायूस होकर फिर जुलाखा की कोठी की तरफ गया। वहां भी उसे मायूसी हुई। अब वो ऐसे आदमी को लेकर कार में घूम रहा था जिसने मुझे जलती हुई कोठी में जाते हुए देखा। अभी उसकी तलाश जारी थी। शायद मास्टर यूशे भी उसके दिमाग में झांकते हुए उसकी मसरूफियात को समझ रहा था, इसलिए वो भी उसे मुखातिब नहीं कर रहा था। मैंने थोड़ी देर के लिए बील मुंडू को उसके हाल पर छोड़ दिया और फूफी से राब्ता कायम किया। वो मरी की सड़कों पर जरीना और फरजाना के साथ सैर कर रही थी। मैं थोड़ी देर तक उनकी बातें सुनता रहा। उनकी बातों से पता चला कि वो सब मुतमईन हैं और किसी किस्म का खतरा उनके करीब नहीं रहा। उनकी तरफ से इत्मीनान हुआ तो मैंने सईद अहमद की खबर ली। इत्तफाक की बात है कि वो भी छुपने के लिए मरी पहुंचे हुए थे। मैंने उनके दिमाग पर दस्तक दी तो वो चौंक गए। फिर फौरन ही शिकायत करने लगे, फरहाद तुम कहाँ गायब हो गए थे? मुझे कुछ मालूम तो होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। मैं उनके इत्मीनान के लिए तमाम वाक़यात सुनाने लगा। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं किस कदर मसरूफ़ और दुश्मन किस तरह मेरे पीछे साए की तरह लगे हुए हैं तो वो परेशान होकर बोले, ये मास्टर यूशे वाकई शैतान है, आखिर इससे कब पीछा छूटेगा? मैंने जवाब दिया, पहले मैंने सोचा था कि इस शैतान से दूर भागकर पीछा छुड़ा सकता हूँ, मगर वो अपने आलाकारों के जरिए मेरे करीब पहुंच जाता है। अब मैंने फैसला किया है कि उसके सबसे खतरनाक आलाकार बील मुंडू से टकरा जाऊंगा। जब तक मैं उसे ख़त्म नहीं करूंगा उस वक्त तक वह शैतान मेरा पीछा करता ही रहेगा। उसके दूसरे आलाकार आपके इंटेलिजेंस के चंद अफसर हैं। वो लोग आपको तलाश कर रही हैं। आप चंद रोज तक उनसे दूर रहें। मैं वादा करता हूं कि जल्द ही वो माइक्रोफिल्म आप तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद मैं हमेशा के लिए आपसे दिमागी राब्ता ख़त्म कर दूंगा।
ऐसा ना कहो फरहाद, मुझे तुम्हारी दोस्ती अजीज है। मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा। आपकी बेहतरी इसी में है कि आप एक नामालूम मुद्दत के लिए मुझसे जुदा हो जाएं। खुदा को मंजूर हुआ तो फिर मिलेंगे। सईद अहमद ने बेबसी से कहा, मैं अपनी और तुम्हारी मजबूरियों को समझ रहा हूँ, मगर जब तक माइक्रो फिल्म हासिल नहीं होती उस वक्त तक मुझसे राब्ता कायम रखो। मैंने आइंदा भी उनसे गुफ्तगू करने का वादा किया और राब्ता खत्म कर दिया। अब मुझे भूख महसूस हो रही थी। मैंने अपने मकान से निकलकर दरवाजे को लॉक किया और चौकीदार के घर की तरफ जाने लगा। वो हीरोइन और उसका नाम नेहाद भाई या शौहर उस वक्त बरामदे में नहीं थे। उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बंद कमरे में वो दोगले शायद रिश्ते का तज्जिया कर रहे थे। मैंने झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर बूढ़े बाबा को आवाज दी तो वो लड़की बाहर आई। मैंने उसे मजाकन कहा, मैंने बाबा को आवाज दी थी, तुम्हारा नाम बाबा तो नहीं है? उसने जवाब दिया, बाबा घर में नहीं है, इसलिए तुम्हारी आवाज सुनकर मैं चली आई। मैंने मासूमियत से पूछा, अच्छा तो बाबा जिस वक्त घर पर नहीं होता उस वक्त तुम्हारा नाम बाबा होता है? नहीं, तुम इतना भी नहीं समझते कि लड़की का नाम बाबा नहीं होता। मेरा नाम तो शादा है, शादा। बाबा कहता है मेरा नाम बहुत खूबसूरत है ना? तुम भी खूबसूरत हो, तुम्हारा नाम भी खूबसूरत है। वो दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर बोली, मुझे खूबसूरत ना कहो वरना मैं गुस्सा करने लगूंगी। बाबा कहता है शहर से आने वाले लोग लड़कियों को बहलाने फुसलाने के लिए उन्हें खूबसूरत कहती हैं, उनकी खूब तारीफें करती हैं, फिर उन्हें बर्बाद करके चले जाते हैं। ए बाबू, तुम्हें मालूम है कि बर्बाद कैसे करते हैं? मुझे उसकी मासूमियत पर बड़ा प्यार आया। मैंने कहा, तुम्हारे बाबा ठीक कहती हैं, शहर से आने वाले लोग अच्छे नहीं होते। मैं इसलिए यहाँ आया था कि क्या तुम्हारा बाबा खाना ले आएगा? जरूर लाएगा, निकाल पैसे। मैंने जेब से फिर 100 का एक नोट निकाला। उसने हैरानी से आंखें फाड़ कर पूछा, क्या तेरे पास इससे छोटा रुपया नहीं? नहीं, मेरे पास बड़े बड़े नोट हैं। शादा ने मोहतात नजरों से इधर उधर देखा, फिर जरा करीब आकर बड़ी राजदारी से बोली, बाबू एक बात बताएगा? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तू इतने बड़े बड़े नोट कहाँ से चुरा कर लाता है? मांगने से तो कोई नहीं देता। मैंने भी बड़े राजदाराना अंदाज में कहा, यह बहुत राज की बात है। अगर मैं तुझे बताऊंगा तो फिर यह राज नहीं रहेगा, तू दूसरों को भी बता देगी। नहीं, अल्लाह कसम नहीं बताऊंगी, तू मुझे बता दे। देख बाबू, मैं दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि हम पैसे पैसे के लिए तरसती हैं और तुम लोग पैसे को कुछ समझते ही नहीं हो। बड़े बड़े नोट ऐसे निकाल कर दे देते हो जैसे कागज का टुकड़ा दे रहे हो। मुझे ये बता दे बाबू कि ये बड़े बड़े नोट कहाँ से आती हैं। मैं बेला की कसम खाकर कहती हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगी। ये बेला कौन है? मैंने पूछा। बेला मेरी प्यारी प्यारी सी भेड़ है। सारी बस्ती वाले जानते हैं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, कभी उसकी झूठी कसम नहीं खाती। तो फिर मुझे यकीन आ गया कि तू सच्ची कसम खा रही है। अब मैं तुझे बताऊं कि बहुत से लोग बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं, बहुत से लोग मशीनें और मोटर कारें बनाते हैं। दुनिया में दौलत कमाने के बहुत से जराए हैं, मगर मेरे पास बहुत पुरस्कार तरीके से बड़े बड़े नोट आते हैं। अच्छा? उसकी हिरनी जैसी आंखें एकदम फैल गईं। मैंने कहा, मैं बहुत राज की बात बता रहा हूँ, किसी को बताएगी तो नहीं? नहीं बताऊंगी। तू जल्दी बोलना। अपने बाबा को भी नहीं बताएगी? अपने बाबा को भी नहीं बताऊंगी। अल्लाह, मेरा दिल उलट पलट हो रहा है। जल्दी बोलता क्यों नहीं? मैंने जरा करीब आकर बड़ी राजदारी से कहा, रोज सुबह मैं सोकर उठता हूं तो मेरे तकिए के नीचे से 100 रुपए का एक नोट निकल आता है। शादा ने बड़ी हसरत भरी सांस लेकर अपने हाथ को अपने सीने की बुलंदियों पर रख लिया। फिर वो बड़े यकीन के साथ बोली, बचपन में मेरी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई थी और मुझसे कहा था कि हुमा एक परिंदा होता है। अगर कोई उसे पकड़कर उसे ज़िबा करके उसकी कलेजी भूनकर खा ले तो खाने वाले के सरहाने से रोज सुबह रुपए निकलते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। ऐसी कहानियां आम हैं, बच्चे अपनी माँओं, नानियों और दादियों से ऐसी कहानियां अक्सर सुना करती हैं। मैंने कहा, तुम्हारी माँ ने ठीक कहा था। मैंने भी हुमा की कलेजी डालडा में तलकर खाई है, लेकिन हुमा ने अपनी कलेजी खिलाने से पहले ताकीद कर दी थी कि मैं ये राज किसी को ना बताऊं। अगर बताऊंगा तो फिर मेरे सरहाने से रुपए नहीं निकलेंगे। तुम अपनी बेला की कसम खा चुकी हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना राजदार बना लिया है। अब अगर तुम बाबा से भी ये बात कहोगी तो फिर मेरे तकिए के नीचे से रुपए नहीं निकलेंगे। क्या तुम मुझे कंगाल बनाना पसंद करोगी? नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने मुझ पर भरोसा किया है। मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी, मगर एक शर्त है। वो क्या? मैंने कहा, देखो बाबू, मैं तुम्हारी राजदार हूं, इसलिए यहाँ जब तक तेरे सरहाने से रुपए निकलते रहेंगे तो रोज सुबह को मुझे 1 रुपया दे दिया करना। मैं बाबा से नए कपड़े बनाने के लिए कहती हूँ तो वो टाल देता है। अब मैं खुद अपने पैसों से कपड़े बनवाऊंगी। अगर बाबा ने पूछा कि तुझे कपड़े बनाने के लिए पैसे कहाँ से मिल गए तो क्या जवाब देगी? वो अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचती हुई बोली, हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी, जवाब क्या दूंगी? बाबा को तेरा राज नहीं बता सकती। मुझे इतनी चालाकी भी नहीं आती कि झूठ बोल सकूं। बाबा बड़ा चालाक है, बेला की कसम खिलाकर सच उगलवा लेता है। मैंने कहा, फिर तो बड़ी मुश्किल है, मुझे पैसे देने में इनकार नहीं, मगर तू अपना बुरा भला सोच ले। बाबा आए तो मेरे लिए खाना भेज देना, मैं जा रहा हूँ।
मैंने उसे सोचता छोड़कर डाक बंगले का रुख किया। उस वक्त शाम हो रही थी। सूरज की किरणें शफक रंग होकर पहाड़ की चोटियों पर उतर रही थीं। मैं डाक बंगले में जाने की बजाय दूसरी तरफ निकल गया। कुदरत का ऐसा हुस्न बार बार देखने में नहीं आता। मैं इन हसीन नज़ारों से लुत्फ उठाता हुआ डाक बंगले से दूर निकल गया। बहुत दूर एक छोटे से टीले पर बैठकर मैं नशेब की तरफ देखने लगा। दूर बस्तियों में बड़े बड़े मकानात छोटे छोटे खिलौनों की तरह नजर आ रहे थे। छत की चिमनियों से धुआं निकलता हुआ कोहर में जज्ब हो रहा था। कुछ देर पुरसुकून रहने के बाद मैंने बील मुंडू के दिमाग में झांका। मैंने मुनासिब वक्त पर उसके दिमाग को पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि इस वक्त वो सोच के जरिए मास्टर यूशे से गुफ्तगू कर रहा था। वो बता रहा था कि उसके कुछ आदमी लाहौर में हैं और फरहाद की कोठी की निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही उसकी कोठी का कोई फर्द नजर आएगा, वैसे ही उससे फरहाद के मुतल्लिक मालूमात हासिल की जाएंगी। और वो अपने कुछ आदमियों के साथ इस वक्त पिंडी में है। उसका एक आदमी जुलेखा की कोठी की निगरानी कर रहा है, लेकिन तवक्को नहीं है कि होटल से फरार होने वाला फरहाद अब जुलेखा की कोठी का रुख करेगा। इसके जवाब में मास्टर यूशे की सोच सुनाई दी। वो कह रहा था, ये फरहाद अली अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। क्या एक आम शख्स इतना चालाक हो सकता है कि वो मुझ जैसे टेलीपैथी जानने वाले से भी बचकर निकल जाए? ये बात हमें मालूम हो चुकी है कि वो गूंगा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि उसने खुद को गूंगा क्यों बनाए रखा है। इस सवाल का यही जवाब समझ में आता है कि वो किसी तरह मेरी शख्सियत से वाकिफ हो गया है। शायद स्टोफर या एंजेला से उसे मालूम हो गया है कि वो मुझ जैसे टेलीपैथी जानने वाले के मातियत रहकर काम कर रहे थे। हाँ, यही बात है। समुंदर के एक साली कॉटेज में मेरे 2 आदमियों से उसका सामना हुआ था। वहां उसने मेरे आदमियों को लाइटर जलाने की भी मोहलत नहीं दी। वो नहीं चाहता था कि मेरा कोई आलाकार उसकी आंखों में झांके या उसकी आवाज़ सुने, क्योंकि मैं इन्हीं 2 जराए से उसके दिमाग तक पहुंच सकता था। इस तरह वो मोहतात होकर मेरे लिए बहुत पुरस्कार बन गया है। हर लम्हा मेरी दिलचस्पी उससे बढ़ती जा रही है। बील मुंडू, तुम खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते हो। तुम्हें अपने मार्शल आर्ट और जिस्मानी कुव्वत पर बड़ा नाज है, मगर फरहाद की जहानत के आगे ये सब हीच हैं। बील मुंडू के दिमाग से पता चला कि वो इस बात पर गुर्रा रहा है। उसकी झिल्लाई हुई सोच ने कहा, तुम और फरहाद दोनों ही बुज़दिल हो। अगर मेरी सलाहियतों को आजमाना चाहते हो तो एक बार मेरे सामने आकर देखो। मास्टर यूशे की सोच ने कहा, अपनी सलाहियतों के बल पर दूसरों को बुज़दिल समझना नादानी है। तुम अब तक जिन्हें शिकस्त देते आए हो वो तुम्हारे मुकाबले में कम सलाहियतें रखते थे। कोई जिस्मानी तौर पर नाकाबिले शिकस्त होता है, कोई जहनी तौर पर बरतरी हासिल करता है। जंगल के शेर से कोई लड़ने नहीं जाता, उसे अपनी जहानत से घेर कर शिकार किया जाता है। इस खतरनाक खेल के दौरान हम में से कोई बुज़दिल नहीं। हम सब अपनी अपनी सलाहियतों को आजमा रहे हैं। जो कामयाब होगा उसे ही बरतरी हासिल होगी। मेरा मशवरा है कि फरहाद तक पहुंचने के लिए शेर की कुव्वत से नहीं, इंसान की जहानत से काम लो। फरहाद जिस शहर से गायब हुआ है, तुम उस शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों को अपने जहन में रखो। मैं यकीन से कहता हूं कि वो दिमागी सलाहियतों से तुमसे ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तुम बहुत दूर तक सोचोगे और वो तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें चक्कर देता रहेगा। तुम अभी जहां हो वहां जम कर बैठ जाओ और सिर्फ अपने आदमियों से काम लेते रहो। मेरा ख्याल है कि उसने तुम्हें देख लिया है, तुम्हें सूरत शक्ल से अच्छी तरह पहचान लिया है, इसलिए तुम्हें जहां भी देखेगा वहां से फरार हो जाएगा। बेहतर यही है कि तुम एक जगह खामोशी से बैठकर काम करो। मास्टर यूशे उसे मशवरे दे रहा था और मैं उन मशवरों को सुनता जा रहा था। कुछ देर बाद मास्टर यूशे ने उससे सोचकर राब्ता खत्म किया तो मैं भी पहाड़ों के पुरकैफ माहौल में वापस आ गया। मुझे ये मालूम हो चुका था कि बील मुंडू अब कुछ दिनों तक पिंडी में जमा रहेगा, लेकिन मैं तालाब के ठहरे हुए पानी की तरह एक जगह जमकर नहीं रह सकता। मैंने उससे टकराने का फैसला कर लिया, लेकिन किस तदबीर से उसका सामना करना होगा वो तदबीर अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आई थी। मुझे बहुत सोच समझकर मास्टर यूशे के इस अहम आलयकार को बेकार बनाना था, क्योंकि जब भी बील मुंडू मेरे सामने आ जाता, उससे आंखें मिलाता या उससे बातें करता, तो मास्टर यूशे उसके जरिए मेरे दिमाग तक पहुंच जाता। अब मैं बील मुंडू के सामने गूंगा बनकर भी नहीं रह सकता था। ये मालूम करने के बाद कि मैं गूंगा नहीं हूं, पता नहीं उसने कितने गूंगों की पिटाई की होगी ताकि उनकी जुबान खुलवाकर उनके पीछे छुपे हुए फरहाद को देख सके। ना तो अब मैं उसके सामने गूंगा बन सकता था, ना ही तारीख शीशों वाली ऐनक लगाकर अपनी आंखें छुपा सकता था। ऐसी सूरत में उसका सामना करना गोया जानबूझकर खतरे को दावत देना था। मगर अब मैं दुश्मन के आगे भागते भागते थक गया था। वो मुझे बुज़दिल समझ रहा था और मैं उसे बुज़दिली और दलेरी का फर्क समझाना चाहता था। मैं टीले पर से उठकर डाक बंगले की तरफ जाने लगा। शाम का अंधेरा फैल चुका था, फिजा नमी से बोझल हो चुकी थी। दूर मकानात से हल्की हल्की रोशनियां झलक रही थीं। चंद कदम आगे जाकर मैं रुक गया। मुझे शादा की आवाज़ सुनाई दी। अंधेरे के बायस वो दूर से नजर नहीं आई। करीब आने पर मैंने उसे पहचाना।
उसने भी मुझे पहचानते ही कहा, ए बाबू, तू यहाँ है? मैं तेरे लिए खाना लेकर डाक बंगले गई थी। मैंने पूछा, क्या तेरा बाबा आ गया है? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आया। मैंने तेरे लिए खाना भी नहीं मंगवाया। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई, मैं अपने हाथ की पकाई हुई रोटियां तुझे खिलाऊंगी और तेरे होटल के खाने में जो पैसे खर्च होते हैं वो मैं रख लूंगी। इस तरह मैं बाबा को बता सकूंगी कि मैंने नए कपड़ों के लिए किस तरह पैसे जमा किए हैं। मैंने तायीद में सर हिलाकर कहा, हाँ, ये अच्छी तदबीर है। अगर होटल से खाना आता तो 15-20 रुपए खर्च हो जाते। तू दिन में 3 बार अपने हाथ की रोटियां खिलाना और 20 रुपए के हिसाब से उसकी कीमत ले लिया करना। वो खुश होकर बोली, बाबू, इस तरह तो मुझे 3 बार रुपए मिल जाएंगे, क्या तू 4 बार नहीं खा सकता? उसकी बात सुनकर मैं बेख्तियार हंसने लगा। अपना बचपन गुजरे, एक जमाना बीत गया। एक जमाने के बाद ऐसी बच्चों की मासूम सी बातें सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शादां के सामने मैं खुद बच्चा बन गया हूं। मैं उसके साथ चलते हुए नशेब में उतरने लगा। हमारे चारों तरफ हरियाली थी, पहाड़ों की बुलंदियां थीं। कोई फ्रेब नहीं था, कोई खोट नहीं था। फिजा हर आलूदगी से पाक थी। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम इस दुनिया के पहले आदम व हव्वा की तरह एक खामोश और पुरसुकून दुनिया की धरती पर उतर रहे हैं। अंधेरे में ऊंचा नीचा रास्ता साफ तौर से नजर नहीं आ रहा था। एक जगह मैं लड़खड़ाया तो वो बेख्तियार सहारे के लिए मेरी तरफ घूम गई। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ फूल की तरह मुलायम भी था और उसमें पहाड़ के पथरीले तेवरों की तरह सख्ती भी थी। वो एक मेहनतकश पहाड़ी दोशीज़ा के हाथ थे। जब वो हाथ मेरे सख्त पंजे की गिरफ्त में आया तो हौले से यूं कांप गया जैसे कोई नन्ही सी चिड़िया पहली बार सयाद के हाथों में आकर लरज रही हो। वो अपना हाथ छुड़ा कर बोली, बाबू, ये तेरे हाथ कैसे हैं? मेरे तो पाँव कांप रहे हैं। पता नहीं दिल क्यों आप ही आप धड़क रहा है। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। ये कहते ही वो मुझसे आगे भागती चली गई। मैंने उसे आवाज़ दी, शादां, मगर वो अंधेरों में गुम हो गई। मैं अंधेरे में गिरता संभलता और लड़खड़ाता हुआ उसकी झोंपड़ी की तरफ जाने लगा ताकि उसकी पकाई हुई रोटियां खाने के लिए डाक बंगले ले जा सकूं। जब मैं झोंपड़े के करीब पहुंचा तो वो अपने मकान के पिछवाड़े दीवार से टेक लगाई खड़ी थी। मुझे देखते ही उसका हाथ अपने सीने पर चला गया। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, शादां, तू मुझे रास्ते में क्यों छोड़कर आ गई? वो खामोश रही। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने अपने नाजुक से कांपते हुए हाथ को आगे बढ़ाते हुए पूछा, बाबू, बाबू, तूने इसे कैसे पकड़ा था? मैंने उसके सवाली हाथों को थाम लिया। फिर वो एक झटके से हाथ छुड़ाकर बोली, अरे, ये हाथ तो मेरे हैं, पराये क्यों हो जाती हैं? दिल कहता है इसे तुझे दे दूं, मगर क्यों दूंगी? नहीं दूंगी। खबरदार, अब मेरा हाथ ना पकड़ना। ये कहकर वो भागती हुई झोंपड़ी के अगले सिरे तक गई। वहां वो एक साए की तरह नजर आ रही थी। साया रुक गया था, चंद लम्हों के लिए थम गया। नए जज्बों की आगही ने कदम रोक लिए। वो चंद लम्हों की बात थी, फिर वो नजरों से ओझल हो गई। मैं चाहता था कि आगे बढ़ूं, उसके दरवाजे पर जाऊं और उसके हाथों की पकाई हुई रोटियां तलब करूं, मगर दूर पहाड़ी की बुलंदी पर जिस रास्ते से मैं टैक्सी में आया था वहां 4 गाड़ियों की हेडलाइट्स नजर आईं। उनकी रोशनी में कुछ लोग सामान उठाए पहाड़ी से उतरते हुए इसी बस्ती की तरफ आ रहे थे। मैं समझ गया कि वो फिल्म यूनिट के लोग हैं। उनसे मुझे किसी किस्म का खतरा नहीं, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि उनमें से कोई मेरे लिए खतरे का बायस बनेगा।